नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा की दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। यह फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि करंट क्या है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुश्किल सर्किट्स को भी हल करना सीखेंगे। यकीन मानिए, इस सेशन के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि बल्ब जल जाता है? चलिए इसी सवाल के जवाब से शुरुआत करते हैं। देखिए, विद्युत धारा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नदी के बारे में सोचना। जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक वैसे ही एक तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है। अब किसी एक जगह से एक सेकंड में जितना चार्ज गुजर जाता है, बस उसी को हम करंट कहते हैं और इसे हम नापते हैं एम्पियर में। और ये जो चार्ज बह रहा है धातुओं में, जैसे कॉपर वायर में, ये असल में है क्या? ये हैं हमारे छोटे छोटे हीरो, इलेक्ट्रॉन्स। यही वो फ्री पार्टिकल्स हैं जो असल में मूव करते हैं और करंट बनाते हैं, जिससे हमारे सारे डिवाइस चलते हैं। अब जरा और गहराई में उतरते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सोचिए, एक तार के अंदर लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक भीड़ की तरह, जो बिना किसी मकसद के इधर उधर बस यूं ही घूम रहे हैं। कोई नेट मूवमेंट नहीं, कोई करंट नहीं। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मानो किसी ने सबको एक दिशा दिखा दी हो। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन भले ही आपस में टकराते हुए, लड़खड़ाते हुए, पर एक औसत गति से एक ही दिशा में बहने लगते हैं। और इसी धीमी औसत गति को हम कहते हैं अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मजबूत है, मतलब धक्का कितना जोर का है। और दूसरी कि इलेक्ट्रॉन्स को टकराने के बीच कितना औसत समय मिलता है। फील्ड जितनी मजबूत होगी, बहाव उतना ही तेज होगा। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की ये ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही ज्यादा धीमी होती है, लगभग 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतना धीरे चलते हैं तो स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खुद चलकर नहीं जाना पड़ता। उन्हें चलाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लगभग प्रकाश की गति से पूरे तार में एक साथ फैल जाता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि करंट कैसे बहता है, पर कितना बहेगा? इस बहाव को कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे जरूरी नियम की, यानी ओम का नियम। ये कहानी है 1828 की, जब एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने वोल्टेज और करंट के बीच एक ऐसा सीधा साधा रिश्ता खोज निकाला जिसने इलेक्ट्रिसिटी को समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। ओम का नियम बहुत आसान है। ये कहता है कि वोल्टेज और करंट सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है, मतलब आप जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा। और इस रिश्ते के बीच में जो एक चीज आती है वो है रेजिस्टेंस यानी आर, जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। अब ये प्रतिरोध सिर्फ मटेरियल पर ही नहीं बल्कि तार के साइज पर भी निर्भर करता है। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक लंबे और पतले पाइप से पानी धीरे बहता है। और इसी प्रतिरोध के आधार पर हम मटेरियल्स को बांटते हैं। कंडक्टर जैसे तांबा बिजली को आसानी से जाने देते हैं, मतलब इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। वहीं इंसुलेटर जैसे रबर बिजली को पूरी तरह रोक देते हैं, क्योंकि उनका प्रतिरोध बहुत बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ओम का नियम कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कुछ मटेरियल्स और डिवाइस जैसे सेमीकंडक्टर डायोड इस नियम को नहीं मानते। और सच तो यह है कि इन्हीं अपवादों की वजह से आज हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद है। अच्छा, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाने के लिए ये सारी एनर्जी ये आती कहां से है? इसका जवाब है हमारे सेल्स और बैटरी में। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये कोई फोर्स या बल नहीं है। ये असल में वो एनर्जी है जो एक सेल हर एक चार्ज को देता है ताकि वो पूरे सर्किट का चक्कर लगा सके। ये सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब उसमें से कोई करंट नहीं बह रहा हो। पर असल दुनिया में कोई भी सेल परफेक्ट नहीं होता। हर सेल के अंदर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वजह से जब सेल काम कर रहा होता है तो सर्किट को मिलने वाला असल वोल्टेज उसके टोटल ईएमएफ से हमेशा थोड़ा सा कम होता है।
और ये जो एनर्जी सेल दे रहा है वो जाती कहाँ है? वो सर्किट के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होती है, या यूं कहें कि डिसिपेट होती है। जैसे एक बल्ब में ये एनर्जी हमें लाइट और हीट के रूप में मिलती है। इसी एनर्जी के इस्तेमाल होने की दर को हम पावर कहते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो सिंपल सर्किट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब सर्किट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जहां ये समझना मुश्किल हो कि कौन सी चीज सीरीज में है और कौन सी पैरेलल में, तब हमें कुछ और पावरफुल टूल्स की जरूरत पड़ती है। और ये टूल्स हमें दिए गुस्ताव किरचॉफ ने। किरचॉफ का पहला नियम यानी जंक्शन रूल बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि किसी भी जंक्शन या जोड़ पर जितना टोटल करंट अंदर आएगा उतना ही टोटल करंट बाहर जाएगा। चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। दूसरा नियम है लूप रूल। ये कहता है कि अगर आप किसी बंद सर्किट में एक पॉइंट से चलना शुरू करें और पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो रास्ते में वोल्टेज में जितने भी बदलाव आएंगे, चाहे वो बढ़े या घटे, उन सब का टोटल हमेशा 0 होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो चलिए अब इन नियमों का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक खास तरह का सर्किट अरेंजमेंट है। इसका मुख्य काम है एक अज्ञात यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना, और वो भी बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ। इसका सिद्धांत बहुत मजेदार है। जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो बीच वाले रास्ते से कोई करंट नहीं बहता, और ऐसा तब होता है जब आमने सामने के रेजिस्टेंस का अनुपात बराबर हो। बस इसी सिंपल से अनुपात का इस्तेमाल करके हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आखिर में एक बार जल्दी से उन सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों पर नजर डाल लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें वो सारी मुख्य चीजें हैं जो हमने आज पढ़ी, उनके सिंबल, उनके यूनिट्स और उनके सबसे जरूरी फॉर्मूले। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर हमने बात की थी। जरा इस पर और सोचिएगा। ये एक सवाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाता है।